कार में एयर फ्रेशनर, वित्तीय स्थिति, एक संभावित सुरक्षा गार्ड। हम न केवल इस सुनवाई के सुबह के सत्र के मुख्य बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे रिपोर्टर अदालत में डेविड के काफी करीब पहुंच गए। जो उन्होंने देखा बहुत दिलचस्प था। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं जेसी वेबर हूं। डेविड केस में प्रारंभिक सुनवाई का दूसरा दिन है। उस पर प्रथम श्रेणी हत्या, 14 साल से कम उम्र के बच्चे का लगातार यौन शोषण और मानव अवशेषों का अवैध अंगभंग के आरोप है। ये आरोप 14 साल की सेलेस्टे रिवाज हर्नांदेज की मौत से जुड़े हैं, जिनका सड़ा गला और टुकड़ों में बटा शव कथित तौर पर एक टेस्ला की फ्रंट डिक्की में मिला था, जो कथित तौर पर उनके नाम पर पंजीकृत थी। ये सितंबर 2025 की बात। यह सुनवाई तय करेगी कि मामले में ट्रायल के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब सुबह की कार्यवाही पर आते हैं। मैं आपको हमारे प्रतिनिधि से मिलवाता हूं, जो 2 दिन से अदालत कक्ष में है। आज सुबह की कार्यवाही सहित हमें खुशी है वो हमारे साथ हैं। एनबीसी एलए की रिपोर्टर जूलिया डैंग। मुझे कहना होगा, शानदार नोट्स। मैं आपके द्वारा भेजे गए लाइव नोट्स देख रहा हूं। वे बहुत ही विस्तृत और गहराई से लिखे गए हैं। फिर से बेहतरीन काम। इस सुबह के सत्र में हुई घटनाओं पर चर्चा से पहले आपको हमें बताना होगा कि आपने उस अदालत कक्ष में क्या देखा, खासकर डेविड के बारे में। सही है? क्योंकि मेरी समझ में आया है कि आज आप उनके बहुत बहुत करीब पहुंच गए थे, है ना? आपने क्या देखा? हाँ जैसी, मैं आज उसके बहुत करीब थी। सबसे पहले आपके साथ इस शो में होना मेरे लिए खुशी है, क्योंकि मुझे ये शो देखना बहुत पसंद है। तो हाँ, आज सुबह मैं डेविड के ठीक पीछे बैठी थी। मुझे किसी तरह उन जगहों के आगे एक सीट मिल गई जहां बाकी रिपोर्टर्स को बैठाया जा रहा था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बाकी सबकी तुलना में थोड़ी देर से अंदर आई थी, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे उस कोर्टरूम में वकीलों की एक कतार के छोर पर बैठा दिया था और मैं डेविड के ठीक पीछे थी। वो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था। तुम जानती हो, उसके बाल बढ़ गए हैं। उसने दाढ़ी नहीं बनाई है। वो एलए काउंटी जेल की वर्दी पहन रहा है, वो नारंगी जंप सूट, और उसके पैर और कमर अब भी जंजीरों से बंधे हुए हैं। उसे हथकड़ी नहीं लगी है, तो वो अपनी कुर्सी पर कुछ इस तरह फैला हुआ था। उसके हाथ उसकी कुर्सी के हैंडल पर थे। मैं देख सकती थी कि उसके सामने उसकी पीली लीगल नोटपैड रखी हुई थी। तो मैं झांकने की कोशिश कर रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो कोई नोट्स ले रहा है। उसने कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन आज सुबह गवाहों की जिरह के दौरान निश्चित रूप से ऐसे पल थे जब वो आगे झुका और अपने वकीलों से बात की। पहली बार मैंने ये तब देखा जब जिरह वित्तीय प्रबंधन से संबंधित थी। वे मूल रूप से इस बारे में बात कर रहे थे कि उसने अपने रेकर्ड डील से कितने पैसे कमाए और वो पैसा कैसे बांटा गया, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत सारे लोग शामिल थे। बहुत सारे लोग उस पर निर्भर होकर पैसे कमा रहे थे, सीधे शब्दों में कहे तो। और यही इस मामले का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि आर्थिक लाभ के लिए हत्या करना यहाँ की विशेष परिस्थितियों में से एक है, जो इसे मौत की सजा के लिए योग्य बनाता है। जिला अटॉर्नी नेथन हॉचमैन ने कल कहा कि उन्होंने अब तक तय नहीं किया है कि वे आगे बढ़ेंगे या नहीं। हाँ, और मैं खुश हूं कि आपने इसका जिक्र किया, क्योंकि बात यह है, और मैं आज गवाही देने वाले गवाहों की बात करने जा रहा हूं। अगर वे दिखा दे कि करियर कितना फायदेमंद था, $11.5 मिलियन कि अगर सेलेस्टे सामने आकर उन पर इस कथित अवैध यौन संबंध का खुलासा कर देती, वो सब छीन लेती। वे उस बात को जितना ज्यादा उभार सकें। मैं समझता हूं कि वे किस ओर इशारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से, इससे पहले कि हम असली मुद्दे पर आएं, मैं ये भी समझता हूं कि सेलेस्टे का परिवार फिर से उस अदालत कक्ष में था। हमने कल बात की थी कि उनके लिए उस टेस्ला में मिले सेलेस्टे के क्षत विक्षत शरीर की तस्वीरें देखना कितना मुश्किल था। आज उन्हें अदालत में देखना कैसा था? ये वाकई बहुत मुश्किल है। तुम जानती हो जैसी, मैंने कल भी कहा था, मैं सोच भी नहीं सकती वे किस दौर से गुजर रहे हैं। कल मैं ठीक उनके पीछे बैठी थी, 3 कतार पीछे। आज मैं उनके ठीक पीछे वाली कतार में तिरछे बैठी हूँ, जो ठीक उनके पीछे है जहाँ वे बैठे हैं। तो मैं दोनों के चेहरे के भाव देख सकती हूँ, सेलेस्टे की माँ और पिता के। और असल में मैं अभी अभी उसकी माँ मर्सिडीज से फिर से ऊपर वॉशरूम में मिली थी। ये सच में मुश्किल है। लंच ब्रेक से पहले यहीं तक कार्यवाही चली थी।
हम एक LAPD क्रिमिनोलॉजिस्ट की गवाही सुन रहे थे। ये उन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें जांच के लिए बुलाया गया था जब टेस्ला को उनके एक टेक सेंटर में टो करके लाया गया था। तो हम उन तस्वीरों को देख रहे थे जो अभियोजक अदालत को दिखा रहे थे, जिसमें 11 अलग-अलग एयर फ्रेशनर दिखाए गए थे जो उस टेस्ला में पाए गए थे। मेरा मतलब है सेलेस्टे के अवशेष वहां अंदर सड़ रहे थे, संभवतः महीनों तक। तो उस बदबू को छुपाने के लिए किसी ने लगभग दर्जन भर एयर फ्रेशनर्स रख दिए, सिर्फ कार के अंदर ही नहीं बल्कि असल में सामने वाले ट्रंक में भी। और वहीं पर उसके अवशेषों वाले कैडावर बैग्स मिले थे। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये अपराध किया गया था, बल्कि ये भी है कि किसी ने वाकई डरावनी हदें पार कर दी, जैसी अपने निशान छिपाने के लिए। मैं देख सकती थी कि उसके माता पिता उन तस्वीरों के आते ही खुद में सिमटने लगे और एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए। इसमें इतनी सारी बातें हैं जो डरावनी हैं, जिनकी हम शायद उनके लिए पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनके वकील, उनके अनुचित मृत्यु के मुकदमे के वकील जो इस आपराधिक मामले में शामिल नहीं हैं, देखना चाहती हूँ कि आज बाद में वो हमसे क्या कहते हैं। हमने ऊपर थोड़ी देर बात की थी, ऐसा लग रहा है कि वो आज बाद में हमारे और सवालों के जवाब देंगे। अब मैं गवाही के बारे में पूछना चाहता हूं। उन्होंने बेंजामिन ग्रेगर की गवाही जारी रखी, जो मोगल विजन के फाइनेंस डायरेक्टर और डेविड के बिजनेस एसोसिएट हैं। वो डेविड की वित्तीय स्थिति पर बोल रहे थे। मुझे बताइए कि आज की गवाही की शुरुआत कैसी थी। और वैसे मैं पढ़ रहा था, क्या वो एक दिलचस्प गवाह है? क्या वो कुछ हद तक टकराव वाले हैं? क्या उनकी गवाही उस बात से मेल नहीं खाती जो उन्होंने ग्रैंड जूरी को बताई थी? तो उनकी गवाही का असली लहजा क्या है और आज उन्होंने क्या कहा? जैसी असंगत कहना तो बहुत नरमी से कहना होगा। हाँ, मैंने कल भी ये बात नोट की थी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ नोट्स भी भेजे थे जब ये हो रहा था। हाँ, जब वो अभियोजकों से बात करते हैं तो थोड़े आक्रामक लगते हैं। जब वो यहाँ उप जिला अभियोजक से बात कर रहे होते हैं, बेथ सिल्वरमैन, जब वो उनसे जिरा कर रही थीं, ऐसे कई मौके थे जब उसने उन्हें ऐसे जवाब दिए जो ना सिर्फ मेल नहीं खाते थे, बल्कि वे सीधे तौर पर उन बातों के खिलाफ थे जो उन्होंने ग्रैंड जूरी सुनवाई के दौरान कही थीं। वो सच में गुप्त ग्रैंड जूरी सुनवाई की ट्रांसक्रिप्ट्स का हवाला दे रही थीं ताकि वे सत्यापित कर सकें। मतलब, एक मिनट ठहरिए, क्या आपका मतलब ये घर था या दूसरा घर गिरवी रखा जाने वाला था ताकि डेविड जमानत पर बाहर आ सके? और फिर उन्होंने उनसे कई बार बहुत स्पष्ट रूप से पूछा, क्या आपकी गवाही आज सही है या फिर तब सही थी? तो मुझे लगता है कि जब भी कोई गवाह गवाही के दौरान अपनी कहानी बदलता हुआ दिखता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे किससे बात कर रहे थे। क्या पता, शायद किसी तरह की डील पर चर्चा हुई थी या फिर डील हो भी गई थी। उनकी कहानी क्यों बदल गई और फिर जाहिर है उन्हें इससे क्या फायदा है। लॉस एंजलिस में कई दिनों तक चलने वाली प्रारंभिक सुनवाई में कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है। अभियोजक मामले को ट्रायल तक ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गिने चुने मीडिया आउटलेट्स में हैं जिनका कोई व्यक्ति कोर्ट रूम में मौजूद है। NBC LA रिपोर्टर जूलिया डेंग कुछ ही पलों में मेरे साथ जुड़ेंगी। अब मैं चाहता हूं कि आप कोर्ट रूम की कुछ नई स्केचेस देखें जो दूसरे दिन मोना एडवर्ड्स ने बनाई हैं। आज की बड़ी बहसों में एक मुद्दा था टेस्ला, जहां सेलेस्टे का शव पिछले साल जुलाई में मिला था। उसकी जांच पुलिस ने की थी। डेविड के ताकतवर बचाव वकील सच में इस बात पर निशाना साध रहे हैं कि सबूतों को कैसे संभाला गया था। और इस बिंदु तक ये सवाल उठाना वाजिब है कि अभियोजक कैसे साबित करेंगे कि डेविड ही वो था जिसने इतना भयानक अपराध किया, ना कि कोई और। अब हमारे साथ है जूलिया डेंग, NBC LA रिपोर्टर, जो कोर्ट में आज की घटनाओं पर बात करेंगी। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। आज बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं पहले डेविड से शुरू करना चाहता हूं। कल उसकी भाव भंगिमा पर काफी बात हुई थी। कई बार ऐसा लगा जैसे वो बोर हो रहा हो जब ये सब चल रहा था। आज उसके व्यवहार में आपको क्या खास नजर आया? नमस्ते क्रिश, आपके साथ अच्छा लग रहा है। डेविड के साथ भी ऐसा ही था।
आज सुबह जब इस प्रारंभिक सुनवाई का दूसरा दिन शुरू हुआ तो उसे तुरंत अंदर आने दिया गया। शुरुआत में उसके हाथ पैर बंधे थे। उन्होंने उसकी हथकड़ियां उतार दी थीं। ये कल हुए समझौते का हिस्सा था जब उसके वकीलों ने अदालत में उसके हाथ पैर खोलने का अनुरोध किया था। वो बस वहाँ बैठा है, आप जानती हैं, बिल्कुल स्थिर, ज्यादा नोट्स नहीं ले रहा है, अपनी टीम से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा है। आज गवाही के कुछ हिस्से थे जहां मैंने देखा कि डेविड बस सीधे आगे देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम पढ़ सकें, लेकिन मेरी एक दिलचस्प बातचीत कोर्ट रूम स्केच आर्टिस्ट के साथ हुई थी। एक कलाकार के रूप में उनका नजरिया अनमोल है, क्योंकि उन्हें इस आदमी की तस्वीर बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। वो कोर्ट रूम में भी एक अलग जगह पर बैठी हैं। सही है ना? वो ज्यूरी बॉक्स में बैठी हैं, तो वो सीधे आरोपी की तरफ देख रही हैं, डेविड बर्क। तो हमने कोर्ट ब्रेक के दौरान लंच के समय थोड़ी देर बात की और उसने कहा उसे ऐसा लगता है कि उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि क्या होता है। उसके चलने के तरीके, अपनी टीम के साथ बातचीत करने के तरीके और सीधे आगे देखने के तरीके में एक तरह की लापरवाही सी झलकती है। तो मैंने उससे पूछा, क्या ये आम बात है? आप सैकड़ों आपराधिक मुकदमों से गुजर चुकी हैं। आपने शायद इतनी ज्यादा आपराधिक आरोपियों के स्केच बनाए हैं कि उन्हें गिन भी ना सकें। क्या आपने पहले ऐसा देखा है? और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने ये देखा है और जिनसे बात की है। आप जानते हैं डेविड के व्यवहार के बारे में, जो शब्द उन्होंने उस कोर्टरूम में इस्तेमाल किए, उन्होंने इसे अजीब बताया है, सोशियोपैथ जैसा। हमने उसे बस कुछ ही बार बोलते सुना है, बस हाँ जज साहिबा, या मैं समझती हूँ। और वो ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे उसने कल पहने थे। उसने वो नारंगी LA काउंटी जेल की वर्दी पहनी है, वो जंप सूट। उसके बाल बड़े हुए हैं, उसने काले चश्मे पहने हैं और वो बिना शेव किए हुए दिख रहा है। और सच कहूं, काफी थका हुआ लग रहा है। जब आप सोचते हैं कि ये वो इंसान है जो करोड़ों कमाने वाला था, वो पहले ही करोड़ों कमा रहा था, लेकिन जैसे ये नया एल्बम आने वाला था, वो बहुत सारा पैसा कमाने वाला था। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, आप जानते हैं, सच में अगर उसे इसमें दोषी ठहराया जाता है तो ये सब कुछ चला जाएगा। और फिर भी उसका ऐसा रवैया है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए हैरान करने वाला है। आप ये भी सोचेंगे कि उसके वकीलों ने शायद उसे ये सिखाया होगा कि कैसे व्यवहार करना है। जैसे जैसे ये प्रारंभिक सुनवाई चल रही है, उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप जानते हैं, आज के हिसाब से जूलिया, कोर्टरूम के अंदर ऐसे बहुत से सबूत थे जो गैराज में खड़ी टेस्ला के अंदर कथित खून की ओर इशारा कर रहे थे। वहां ये ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी है, और अगर आपने इसे दूसरी केसों में देखा है, जब वे एक केमिकल डालते हैं तो दीवार पर इस तरह का नीला छींटा दिखाई देता है। वे कहते हैं कि शायद वहीं कभी खून था। बेशक, जब आप सेलेस्टे के बारे में सोचते हैं, उसके अवशेष कथित रूप से इस टेस्ला की फ्रंट डिक्की में मिले थे। लेकिन वो अकेली जगह नहीं जहां पुलिस ने कार में खून मिलने का दावा किया। आज की गवाही के उस हिस्से में आपको क्या खास लगा? बिल्कुल सही। आज अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही का यही मुख्य हिस्सा था। तो हमने कल की गवाही को समेटना शुरू किया, जो वित्तीय प्रबंधन और डेविड कितने पैसे कमा रहे थे उससे संबंधित थी। और फिर हमने एक CHP अधिकारी की गवाही सुनी, जिन्होंने बताया कि सेलेस्टे का पासपोर्ट ID उसकी लाश मिलने के महीनों बाद कहाँ मिला था। वो सांता बारबरा काउंटी में मिला था। और फिर हमने 2 LAPD कर्मचारियों की गवाही सुनी। वे फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं। एक मुख्य फोरेंसिक विशेषज्ञ थीं जिन्होंने टेस्ला से जुड़े घटनास्थल की जांच की थी, और दूसरी डेविड के घर की तलाशी में शामिल थीं, जो हॉलीवुड हिल्स में है। और ये तलाशी पिछले साल 17 सितंबर को शव मिलने के कुछ दिन बाद ली गई थी। तो ये नई बात थी और वाकई में दिलचस्पी थी, क्रिस। हमने पहले ये जानकारी नहीं सुनी थी। इन 2 LAPD क्रिमिनलिस्ट्स में से एक की गवाही के अनुसार वहां की ईंटों वाली फर्श पर जहां कार खड़ी होती, असल में खून की पहचान की गई थी। और वो खून काले रबर की चटाइयों के नीचे था, जो डेविड के घर के गराज की फर्श पर बिछाई गई थीं।
तो यहाँ जो तस्वीर पेश की जा रही है वो ये है कि डेविड की टेस्ला से खून रिस रहा था, जो उन रबर की चटाइयों से होकर नीचे ईंटों वाली फर्श तक चला गया। ये सुनना और पीड़ित के माता-पिता के ठीक पीछे बैठना बहुत झकझोर देने वाला था। इस मामले में इतनी सारी सबूत हैं जो वाकई चौंकाने वाले और असहज करने वाले हैं, जैसा मैंने पहले कभी कहीं अनुभव नहीं किया। लेकिन आप जानती हैं, उस अदालत में पीड़ित के माता-पिता के साथ मुझे लगता है इससे साफ है कि ये किसी इंसान के बारे में है। ये एक किशोरी के बारे में है। ये उस लड़की के बारे में है जिसे मार दिया गया और उसके टुकड़े कर दिए गए। ये उसके लिए न्याय की बात है। ये सच में है। और मैं कल से लगातार उसी पल के बारे में सोच रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि आपने खुद देखा था, जब स्क्रीन पर सेलेस्टे के अवशेषों की तस्वीरें दिखाई गईं और जो कुछ उन्होंने पाया। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि मीडिया के सदस्यों, अदालत में मौजूद आम लोगों के लिए भी उतना ही झटका देने वाला रहा होगा। लेकिन यहाँ उसके माता पिता हैं जो इस सबसे पहले निजी जीवन जीते थे, और मुझे पता है कि उसके सिविल वकील ने भी इस बारे में बात की है। ये लोग, आप जानते हैं, इस सब के होने से पहले कभी भी सुर्खियों में नहीं थे। फिर अचानक आप अपनी बेटी से जुड़े इस मामले के केंद्र में आ जाते हैं और स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखते हैं। और कुछ सबूत जो सामने आए हैं, जैसे कि उस टेस्ला की बात करें, आज एयर फ्रेशनर्स के बारे में था और वहाँ 11 एयर फ्रेशनर्स मिले जो कि किसी भी कार में बहुत ज़्यादा हैं, अगर सीधे शब्दों में कहें। हाँ, ये कैसे जुड़ता है उस बात से जो अभियोजक बता रहे हैं कि डेविड पर जिन कामों का आरोप है उनमें उस वाहन का इस्तेमाल कैसे हुआ? मैं खुश हूं कि आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि यही बात मुझे सबसे अलग लगी थी क्रिश, जब हमने आज पहले एलएपीडी फोरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही सुनी। जब इस फोरेंसिक विशेषज्ञ को पाइपर टेक्निकल स्थल पर बुलाया गया, जहां कार को हॉलीवुड टो यार्ड से टो करके लाया गया था, तब तक उस टेस्ला में कम से कम 11 एयर फ्रेशनर मिले थे। कम से कम 11। और यहाँ वो विवरण है जिसने मेरा ध्यान खींचा कि कार में वे एयर फ्रेशनर कहाँ पाए गए थे। वे सिर्फ अंदरूनी हिस्से में नहीं थे, उन्हें सेंटर कंसोल में मिले, उन्हें पीछे की सीटों पर भी मिले, उन्हें आगे वाले ट्रंक में भी एयर फ्रेशनर मिले। तो ये सिर्फ सेलेस्टे की हत्या कैसे हुई इस बारे में नहीं है, उसके शरीर को फिर कैसे विकृत किया गया, ये सब कुछ छुपाने की कोशिशों की भी बात है। मेरा मतलब, किसी ने तो जरूर देखा होगा, इसकी बदबू बहुत भयानक है, हमें इसे छुपाने के लिए कुछ करना है। किसी ने सच में फ्रंट ट्रंक खोला। क्या अदालत तय करेगी कि डेविड के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है? जैसा मैंने कहा, इसमें काफी कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से कोर्ट रूम में मौजूद हमारी संवाददाता को बुलाना चाहता हूँ। जूलिया डैंग, NBC LA रिपोर्टर, जो शानदार रही हैं। हमें हर दिन उनकी नोट्स मिलती हैं। वे बहुत ही विस्तृत होती हैं, वे बहुत ही सटीक होती हैं, वे बहुत ही डिटेल्ड होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम असली मुद्दे पर आएं, इससे पहले कि हम डेविड के व्यवहार के बारे में बात करें, इस कोर्ट के दिन की शुरुआत धमाकेदार रही। जज खुश नहीं थे। क्या हुआ था? जैसी क्या सुबह थी। हम अब इस प्रारंभिक सुनवाई के तीसरे दिन में हैं और आज सुबह की शुरुआत थोड़े ड्रामा के साथ हुई। असल में एक रिपोर्टर को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया था। जज ने उन्हें आज की कार्यवाही से बाहर कर दिया क्योंकि जाहिर तौर पर लाइव ट्रांसमिशन के नियमों का उल्लंघन हुआ था। तो ये अदालत इस मामले की निष्पक्षता बनाए रखने को लेकर बहुत सख्त रही है। हमने इस बारे में पहले भी बात की है। अदालत कक्ष में कैमरे की अनुमति नहीं है, कोई फोन नहीं। आप जानती हैं, मैं आप लोगों या बाहर किसी से इन सब के दौरान संपर्क नहीं कर रही हूँ, और यही इसका एक हिस्सा है। मेरा मानना है इस अदालत की गरिमा और इसकी भावना का सम्मान करने के लिए, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से किया जाए। यहाँ कोई भी मुकदमे के निरस्त होने का जोखिम नहीं लेना चाहता या ऐसी कोई भी जानकारी लीक नहीं करना चाहता जो नहीं होनी चाहिए। तो अभी सुनवाई के इस विराम के दौरान हम आपसे बात कर सकते हैं कि असल में क्या हुआ था। और देखिए, ये समझ में आता है, खासकर जब आप इतने हाई प्रोफाइल और संवेदनशील केस से डील कर रहे हैं जिसमें कथित यौन शोषण की बात है, हत्या और 14 साल की लड़की के शव के टुकड़े करने की बात है।
मुझे आपसे यह भी पूछना है, एक आदमी जिसे हमने शो में कई बार बुलाया है, स्टीव फिशर, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, जिन्हें जाहिर तौर पर उस प्रॉपर्टी के मालिक ने हायर किया था जहां डेविड रह रहा था, सही है? ये वहीं के पास है जहां टेस्ला कथित तौर पर मिली थी। तो वो पहले दिन से ही जांच कर रहे हैं। हमने उन्हें शो में बुलाया है। आज कोर्ट रूम में उनके साथ ड्रामा हुआ, क्या हुआ वहां? बिल्कुल सही। अब इस केस में प्रोसिक्यूटर डेप्टी डीए बेथ सिल्वरमैन के मुताबिक स्टीव फिशर ने ग्रैंड जूरी की गोपनीयता का उल्लंघन किया है और इसी वजह से उन्होंने सुबह अनुरोध किया कि उन्हें गवाहों की सूची से हटाया जाए। वो कोर्ट रूम में मेरे पास बैठे थे और फिर खड़े हो गए। उन्होंने उस अनुरोध को स्वीकार किया। वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ, वहाँ कोई बहस नहीं हुई और वो बाहर चले गए। तो इस प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हम कोर्ट रूम में स्टीव फिशर की गवाही नहीं सुनेंगे, लेकिन जाहिर है अगर ये ट्रायल तक जाता है तो हम उनसे गवाही की उम्मीद करते हैं। मुझे पता है कि वो आपके शो में आ चुके हैं, मैंने वो इंटरव्यू सुने हैं। उनके पास बहुत सारी जानकारी है जो मुझे लगता है कि अगर ये ट्रायल तक जाता है तो इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन हम अभी भी प्रारंभिक सुनवाई में हैं। ये तीसरा दिन है। उन्हें बस इतना साबित करना है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कारण हैं। तो अब हम, मुझे लगता है, गवाह नंबर 8 पर हैं। जैसे जैसे ये चलता रहेगा हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये आज के बाकी दिन और शायद कल भी चलेगा, हो सकता है सोमवार को भी चले। हाँ, देखिए, स्टीव फिशर ने प्रदान किया है। स्टीव फिशर ने इस मामले में सूझबूझ से जानकारी दी है। इनमें से कुछ बातों की पुष्टि वास्तव में अभियोजन पक्ष की फाइलिंग से भी हुई है। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि हमने स्टीव से जो सुना था वही सामने आया और वो इस मामले को लेकर काफी मुखर रहे हैं। वो डेविड के बारे में भी काफी मुखर रहे हैं, वो अभियोजन पक्ष के बारे में भी काफी मुखर रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प विकास है। ठीक है, गवाहों पर आने से पहले मुझे हमेशा आपसे पूछना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नहीं देख पाते। हमारे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है कोर्ट रूम आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई स्केच। डेविड, कोर्ट में उनका व्यवहार कैसा है पिछले कुछ दिनों में, जैसा हम देख रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर तरह से, मेरा मतलब है अगर आप मुझसे मेरी कानूनी राय पूछें तो मुझे लगता है कि इस मामले के ट्रायल तक जाने के लिए यहां पर्याप्त सबूत है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी जिंदगी दांव पर लगी है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिस पर हत्या, नाबालिग के साथ लगातार यौन शोषण और मानव अवशेषों को अवैध रूप से क्षत विक्षत करने के आरोप है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, जैसा कि इसका वर्णन किया गया है, वो कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जो काफी बेपरवाह है, काफी ऊबा हुआ, कुछ हद तक सहज, ज्यादा तनाव में नहीं लगता। क्या आज वो ऐसा ही दिख रहा है? हाँ जेसी, और मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मेरा मतलब है, सोचो अगर तुम या कोई जिसे तुम जानती हो उस कटघरे में होता। मेरा मतलब है, मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा परवाह होती। मैं सच में बताना चाहती हूँ कि कोर्ट रूम स्केच आर्टिस्ट ने क्या कहा। करीब 1 घंटे पहले कोर्ट ब्रेक में मैंने मोना शेफर एडवर्ड्स से बात की और कहा, जानती हो क्या मोना, तुम्हारे पास इस कोर्ट रूम में सबसे दिलचस्प नजरिया है क्योंकि तुम आरोपी के सामने बैठी हो। वो ज्यूरी बॉक्स में बैठी हैं, जिससे उन्हें उसका चेहरा और भावनाएं दिखती हैं। वो अपनी कला से हमारे लिए केस का स्केच बना रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, और जैसी, उन्हें लगता है कि डेविड उद्धरण मानो कहीं और ही है। वो पूरी तरह से अनमना लग रहा है। मैं उसके चेहरे के भावों को थोड़ा किनारे से पढ़ रही हूँ। मैं उसे एक कोण से देख रही हूँ। वो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आप जानती हैं, ये बहुत हद तक कल जैसा ही है, जहां वो बस सीधे सामने गवाही देने वाले गवाह को देख रहा है और फिर उस ऊपर लगे मॉनिटर को देख रहा है जिसमें सबूत दिखाए जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो सच में प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जब हमने पीड़िता के गंदे कपड़े देखे तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। खून से सने, कीड़ों से भरे हुए गीले कपड़े जो उसके अवशेषों के साथ कैडावर बैग्स में मिले थे। वो बस सीधे आगे देख रहा है। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी हैं। उसके सामने एक पीला लीगल नोटपैड रखा है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई नोट्स ले रहा है। उसके पास पानी का एक सफ़ेद स्टायरोफोम कप है। मैंने आज शायद 2 या 3 बार देखा है जब उसने थोड़ा सा मुड़कर अपने एक वकील से कुछ शब्दों का संक्षिप्त आदान प्रदान किया है, लेकिन इसके अलावा वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। जेसी, ये सच में अविश्वसनीय है। लेकिन मैं यहाँ अटकलें लगाने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूछना ही पड़ेगा, क्या आपको पता है कि वो किसी तरह की दवा ले रहा है या ऐसा कुछ? मुझे नहीं पता जेसी, और हम इस शो में अटकलें नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सवाल साइड बार बातचीत में ज़रूर उठा है। हमें नहीं पता और ये कोर्ट में सामने नहीं आया है। ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा है
तो ये जरूर सामने आएगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलिए अब असली मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गवाह फिर से कटघरे में आया वो ये फोरेंसिक विशेषज्ञ था, सही है? और जब बचाव पक्ष ने उससे सवाल किए तो वहां क्या हुआ? तो कल हमने एक LAPD फोरेंसिक विशेषज्ञ की जिरह के साथ दिन खत्म किया था। वही थी जिन्हें डेविड के गैराज में मिले सबूतों की जांच के लिए बुलाया गया था। और उन सबूतों में कचरे के बैग से लेकर रबर की फ्लोर मैट्स और खून के धब्बे तक सब कुछ शामिल था। वही थी जिन्होंने डेविड के घर में मिली चेन सॉ का परीक्षण किया था। ये तब हुआ जब हॉलीवुड टॉययार्ड में कार मिली थी जिसमें आगे वाली डिक्की में प्यूरिता के अवशेष थे, और ये कार मिलने के करीब 1 हफ्ते बाद की बात थी। तो उन्होंने उस जिरा को जारी रखा और चेन सॉ को लेकर काफी बहस हुई थी। और इसका कारण ये है, बचाव पक्ष की वकील ब्लेयर बर्क ने बताया कि उन चेनसॉ पर खून की संभावना का कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं था। तो वो लगातार अभियोजन पक्ष के लिए इस LAPD गवाह से पूछती रही कि उन्होंने उन चेनसॉ को सबूत के तौर पर क्यों नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि वो ये बात साबित करना चाहती थी कि टच DNA, जिसे उन्होंने टेस्ट नहीं किया, शायद कुछ और संकेत दे सकता था। शायद ये दिखा सकता था कि असल में क्या हुआ था और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता था। मतलब और कौन इसमें शामिल हो सकता था। फोरेंसिक विशेषज्ञ बहुत तेज और अपने जवाबों में स्पष्ट थीं। कल एक समय पर उन्होंने अपने नोट्स भी वापस निकाले ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि वो वही जानकारी दें जो इस जांच के दौरान दर्ज की गई थी। तो उन्होंने कहा कि गैराज में जो चेनसॉ मिले थे उनमें कोई फोरेंसिक महत्व नहीं दिखा और इसी वजह से उन्हें सबूत के तौर पर नहीं लिया गया। तो मेरी सबसे बड़ी समझ ये है कि शायद वे हथियार या उपकरण नहीं थे जिनका इस्तेमाल शरीर के टुकड़े करने के लिए किया गया था, भले ही वे डेविड के गैरेज में इस तलाशी के दौरान मिले थे। मुझे बस ये स्पष्ट करना है ताकि दर्शकों को समझ आए, क्या सच में गायब चेनसॉ की रिपोर्टिंग या गवाही हुई थी? मुझे इसकी पुष्टि नहीं है। और सफाई के सबूत के बारे में क्या उसमें चेनसॉ भी शामिल है? अगर मैं इन दोनों बातों में से किसी में भी गलत हूं तो मुझे सुधारें। पहली बात सही है। एक और चेनसॉ थी, एक मकीता ब्रांड की चेनसॉ, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी, जिसे ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था और डेविड के घर पर डिलीवर किया गया था। अब तक दिए गए सबूतों के अनुसार मेरी जानकारी में उस चेनसॉ को इस तलाशी के दौरान नहीं पाया गया था, बाकी 2 चेनसॉ। और यही वजह है कि फोरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा कि उनमें कोई फोरेंसिक महत्व नहीं था। उसने पहले गवाही दी थी कि अगर उनका इस्तेमाल शरीर काटने के लिए किया गया होता तो खून को साफ करने का कोई तरीका नहीं होता, इस हद तक कि उनकी जांच में कोई फोरेंसिक महत्व की चीज नहीं मिली। तो जब उन्होंने घटनास्थल पर वो शुरुआती जांच की और कोई प्रारंभिक सकारात्मक संकेत नहीं मिला, उन्होंने उन 2 चेनसॉ को सबूत के तौर पर नहीं लिया। लेकिन हाँ, एक गायब है, एक और है। मुझे यकीन है कि ये बात गवाही में जरूर सामने आएगी। देखिए, जितना चौंकाने वाला ये मामला है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अपराध स्थल पर खून या खून के निशान मिले। लेकिन नकली खून का क्या? ये वो चीज नहीं थी जिसकी हमें उम्मीद थी। लेकिन ये उन जानकारियों में से एक है जो हमने आज डेविड की प्रारंभिक सुनवाई में सीखी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें गायक के गैराज में नकली खून के जग मिले। हम जल्द ही चर्चा करेंगे कि गायक के गैराज में खून क्यों हो सकता है और केस में इसका क्या महत्व है, हमारे रिपोर्टर के साथ जो आज कोर्ट रूम में है। मैं चाहता हूं कि आप मोना एडवर्ड्स की नई स्केचेस भी देखें। डेविड, आज एक बार फिर बताया गया कि वे बिना किसी भाव के दिखे। जैसे जैसे अभियोजक सबूत पेश करते जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये साबित करता है कि उन्होंने सेलेस्टे की हत्या की, क्योंकि वे इस केस को कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे साथ कोर्ट रूम से बाहर आई जूलिया डैंग, NBC LA रिपोर्टर जुड़ रही हैं। यहाँ फिर से आने के लिए धन्यवाद। मैं आज के अंत में हुई घटनाओं से शुरू करना चाहता हूँ। हमने डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर की बात सुनी। वे वही हैं जिन्होंने सेलेस्टे रिवास हर्नांदेज का पोस्टमार्टम किया था। उनके कहे में आपके लिए क्या खास था? बिल्कुल सही क्रिश।
हम अभी अभी आज के लिए रुके हैं। हमें वास्तव में नहीं लगा था कि हम आज इस गवाह तक पहुंच पाएंगे, लेकिन डॉक्टर ग्रांट हो गवाही देने के लिए ठीक 4 मिनट पहले आए, जब हम आज के लिए खत्म कर रहे थे। ये 21 वर्षीय डेविड एंथनी बर्क के खिलाफ हत्या मामले की प्राथमिक सुनवाई का तीसरा दिन है। तो उन्होंने अभी अभी 10 सितंबर को की गई इस पोस्टमार्टम की अपनी जांच के निष्कर्ष बताने शुरू किए हैं। ये उस घटना के 2 दिन बाद था जब इस किशोर के अवशेष डेविड की टेस्ला की आगे की डिक्की में पाए गए थे। वो विघटन की स्थिति के बारे में गवाही दे रहे हैं। वो तस्वीरें अदालत में उस दिन देखना बहुत मुश्किल था, बेहद मुश्किल। अब जब मैं ये गवाही सुन रही हूँ उस डेप्टी मेडिकल एग्जामिनर की जिन्होंने असल में पोस्टमार्टम की थी, ये और भी मुश्किल हो सकता है क्रिश, अलग अलग तरीकों से। मैं समझ सकती हूँ कि पीड़िता के माता पिता कोर्ट रूम से बाहर चले गए इससे पहले कि वो गवाही देने आए। वो वहाँ गवाही के लिए नहीं बैठे हैं, वो विघटन की बात कर रहे हैं। उन्होंने गवाही दी कि जब उन्होंने अवशेषों का वजन किया तो वो सिर्फ 71 पाउंड निकला। आज जब हमने खत्म किया तो गवाही में उन्होंने आखिरी बात ये कही कि उसके दांतों पर अभी भी ब्रेसेस लगे हुए थे और जाहिर है दांतों के रिकॉर्ड्स ने ही उनकी पहचान करने में मदद की, क्योंकि जब उनके अवशेष मिले थे तो आप जानती हैं बहुत ज्यादा सड़न हो चुकी थी। बहुत ज्यादा त्वचा बहुत हद तक गलकर अलग हो गई थी। वे उनकी पहचान नहीं कर सके, वहां बस इतना कुछ बचा ही नहीं था। और मैंने आपके नोट्स में देखा बस उसे पढ़ते हुए, और वो लाइन कि उसके दांतों पर अभी भी ब्रेसेस थे। और आप जानते हैं हम उसके परिवार और इन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उन्होंने झेला है उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन ये बस एक याद दिलाने वाली बात है कि हम सिर्फ एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसने अपनी जान गंवाई, बल्कि आप जानते हैं सिर्फ 14 साल की इतनी कम उम्र की लड़की इस केस के केंद्र में है। और आप जानते हैं इस हफ्ते ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होता है, और जहां तक सवाल है कि क्या ये आगे भी चलता है, क्या ये कभी ट्रायल तक पहुंचता है। आप जानते हैं आज ऐसा लगा कि बहुत सारा डीएनए सबूत था और बहुत विस्तार से बताया गया कि क्या मिला, क्या पॉजिटिव निकला। आपके लिए जैसे आज की घंटों की गवाही में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या थी? कौन सा पल सबसे अहम लगा जब आप पीछे मुड़कर सोचते हैं? खासकर डीएनए से जुड़ी गवाही में आपके लिए सबसे खास पल कौन सा था? मेरा मुख्य निष्कर्ष, क्रिश एक अच्छा डिफेंस अटॉर्नी, एक मजबूत डिफेंस टीम हर छोटी बड़ी बात पर सवाल उठा सकती है, और अगर ये वाकई ट्रायल तक जाता है तो यही सबसे अहम होगा, जैसा कि मुझे लगता है कि उस कोर्ट रूम में ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ इस प्रारंभिक सुनवाई के चरण में मानक बहुत कम है। अभियोजन पक्ष को सिर्फ प्रथम दृष्टया आधार दिखाना होता है। इसे आप लगभग 51% मानक की तरह समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये मुकदमे तक जाता है तो जूरी को दोषी ठहराने के लिए ये उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए। इसे आप लगभग 99.9% संभावना के रूप में सोच सकते हैं। तो ये दोनों पक्षों के लिए, हौसल के लिए भी कुछ इसी तरह है। आप जानती हैं वे अपने गवाहों की जांच कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वे गवाहों के कटघरे में इंसानी तौर पर कैसे पेश आते हैं। आप जानती हैं बहुत दबाव में, लाइव ऑडियंस के सामने, और हम मीडिया में हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ट्रायल के दौरान कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये गवाह कैसे टिकेंगे, और वे किसी वास्तविक जज के सामने उनका असर कैसा पड़ेगा। उनके साथियों की जूरी। अब आपके सवाल पर इस डीएनए सबूत के बारे में, हमने दोपहर का अधिकतर समय गवाही सुनने में बिताया। ये उपजिला अभियोजक बेन सिल्वरमैन के सवालों से शुरू हुआ था। ये उनकी गवाह थी समंथा टॉश, जो LAPD की क्रिमिनलिस्ट हैं और LAPD क्राइम लैब से हैं, जो डीएनए सैंपल की जांच, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार हैं। और फिर बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी जिरह की, और फिर अभियोजन पक्ष ने उस गवाह से फिर सवाल किए, और फिर बचाव पक्ष के पास उसके लिए और सवाल थे। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी जानकारी है जिसे अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। सही है, इनमें से कोई भी बात वास्तव में निर्णायक नहीं है। गवाह यानी LAPD की फोरेंसिक विशेषज्ञ ने इसे स्पष्ट करने में पूरी सावधानी बरती। आप जानती हैं वो संभावित या संभवतः जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जो आंकड़े उसने पेश किए
और हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, है ना? पहले अंक के बाद 24 शून्य के साथ उसने ऐसे आंकड़े पेश किए जो इसकी संभावना बहुत कम कर देते हैं। अगर लगभग असंभव नहीं तो सेलेस्ट के अलावा इन डीएनए मैचों का किसी और से होना लगभग असंभव है। अब सवाल ये है, वो डीएनए मैच आखिर आ कहाँ से रहा है? क्या वह निश्चित रूप से खून से आ रहा है या त्वचा जैसी किसी चीज से भी हो सकता है, क्योंकि उसने उस घर में समय बिताया था और गराज में चीजों को छुआ था। इसी बात पर बचाव पक्ष के वकीलों ने आज काफी समय तक सवाल जवाब किए। उस एक गवाह से बार बार यही पूछा। अगर ये मामला ट्रायल तक जाता है, मुझे लगता है ऐसे और सवालों की उम्मीद की जा सकती है। सबूत इतने ज्यादा हैं कि जूलिया, पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा है, परिस्थितिजन्य दृष्टि से ये अभियोजन पक्ष के लिए बेहद मजबूत लगता है। लेकिन फिर डेविड के बचाव पक्ष के वकील वापस आकर गवाह की कही हर एक बात में कमी निकालते हैं। जहां तक डीएनए मिलने की बात है, आप जानते हैं, टेस्ला में खून के धब्बे थे और इन नोट्स को देखने पर पता चला कि वहां पैर का एक नाखून था जो सेलेस्टे का था, और फिर वे उस पर डीएनए प्रोफाइल बना सके। लेकिन फिर आप इन कचरे के थैलों की बात करते हैं। मुझे लगता है ये डेविड के घर पे मिले थे, सही है? इन कचरे के थैलों में वाइप्स हैं, और जब मैंने देखा तो सब कुछ उलझा और साफ नहीं था कि घर में कौन क्या संभाल रहा था। और वहां पर कुछ डीएनए ऐसा भी है जो शायद किसी और का हो सकता है, हमें नहीं पता। आपको इस कहानी के उस जटिल हिस्से के बारे में क्या लगता है जिसमें अभियोजन पक्ष अलग अलग परतों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है? जब मैंने पहली बार एलएपीडी की गवाह से कुछ डीएनए सबूतों के बारे में सुना, जब अभियोजन पक्ष उससे सवाल कर रहा था, मुझे लगा कि ये सबूत बेहद प्रभावशाली हैं। मेरा मतलब है, आप उस चीज पर सवाल नहीं उठा सकते जिसकी सांख्यिकीय संभावना में पहले अंक के पीछे 24 शून्य हो। सही है ना? खैर, मुझे लगता है अगर आप ब्लेयर बर्क हैं तो आप उस पर सवाल उठा सकती हैं। और उन्होंने उस ठोस डीएनए सबूत के बारे में कुछ काल्पनिक सवाल उठाए। उन्होंने वास्तव में तृतीयक ट्रांसफर के बारे में एक परिदृश्य रखा था, है ना? उन्होंने अदालत से कहा, अगर मैंने अपने सह वकील से हाथ मिलाया और फिर मैंने पोडियम को छुआ और फिर जज ने अपनी नोटबुक पोडियम पर रख दी, है ना? क्या मेरे सह वकील का डीएनए फिर उस नोटबुक पर ट्रांसफर हो सकता है? गवाह ने स्टैंड पर इसका जवाब दिया था, हाँ, ये एक संभावना है। तो बचाव पक्ष प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश की जा रही लगभग हर चीज में ऐसी खामियां निकाल रहा है। मुझे लगता है कि ये इस प्रारंभिक सुनवाई के बाकी हिस्से के लिए एक बार बार आने वाला विषय बनने वाला है। और निश्चित रूप से अगर ये मुकदमे में जाता है और कोई भी जूरी सदस्य इसे सुन रहा है, तो आप जानते हैं, आखिरकार ये इस पर निर्भर करेगा कि वे क्या मानते हैं, वे किस पर विश्वास करते हैं, और बचाव पक्ष इस सब पर कितनी शंका उत्पन्न कर सकता है। तो अब हम वापस जा रहे हैं और आज का दिन बड़ा है क्योंकि ये डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर ग्रांट हाउ की गवाही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से जूलिया डैंग को साथ जोड़ता हूं। एनबीसी एलए रिपोर्टर जो इस मामले में शानदार रही हैं, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। यहां बहुत कुछ है जिस पर चर्चा करनी है। जब हम डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर की गवाही की बात करते हैं तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले हम हमेशा डेविड के कोर्ट रूम में व्यवहार के बारे में बात करके शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से इसे देख रहे हैं, उसमें वो थोड़े ऊबे हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो, आप जानते हैं, आपने बताया था कि कोर्ट रिपोर्टर ने भी कल कहा था कि वो जैसे किसी और दुनिया में है, पूरी तरह से अलग थलग। लेकिन आज अगर मैं वो नोट्स पढ़ रहा हूं जो आपने भेजे हैं, तो आज डेविड कुछ अलग नजर आए, है ना? थोड़ा सा जेसी, वो आज थोड़े ज्यादा एक्टिव लगे। वो आज आए, आप जानती हैं, उन्होंने एलए काउंटी जेल की नारंगी यूनिफॉर्म पहनी थी। उसने नीचे शर्ट पहनी है और उसके बाल थोड़े बढ़े हैं। वो थका दिखता है, दाढ़ी भी नहीं बनाई, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा जीवंत लग रहा था। वो बैठ गया। उसने अपने एक बचाव पक्ष के वकील से बातचीत की और फिर वो मुस्कुराने लगा और उसके साथ थोड़ी बातचीत करने लगा। वो अलग था। लेकिन जैसे ही गवाही फिर से शुरू हुई और हम उप चिकित्सा परीक्षक की बात सुन रहे थे, जो 2 लोगों में से एक थे जिन्होंने सेल्स्टे के अवशेष डेविड की टेस्ला में मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया था, वो फिर से अपने सामान्य व्यवहार में लौट आया।
अब जानती हैं, बिना किसी भाव के, बिल्कुल भावहीन, बिना हिले डुले, वकीलों की मेज पर बैठी मुद्रा में वो सीधे सामने देख रहा है, बस गवाह की तरफ देख रहा है। ओवरहेड मॉनिटर पर नजरें टिकाए हैं और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। और वैसे इससे पहले कि हम गवाही के असली मुद्दे पर जाएं, मुझे सच में लगता है कि यह दिलचस्प है कि इस मेडिकल एग्जामिनर ने क्या कहा और बचाव पक्ष क्या कह रहा है। जिन तस्वीरों को गैलरी और आपने देखा, आपकी रिपोर्टिंग के अनुसार कोर्टरूम में उन पर सुनाई देने वाली प्रतिक्रिया हुई। क्या आप स्पष्ट करेंगे कि आपका मतलब क्या था? वहां एक सुनाई देने वाली प्रतिक्रिया थी, वहां एक भीतर तक झकझोर देने वाली प्रतिक्रिया थी, और मैं आपको बताती हूं कि वहां क्या हुआ। संभवतः गलती से, इससे पहले कि हमें वे सबूत दिखाई जाती जिन्हें हमें देखना था, उस क्रम में जिसमें उन्हें प्रस्तुत किया जाना था। इस डेप्टी मेडिकल एग्जामिनर की गवाही के दौरान कोर्टरूम में प्रोजेक्टर ने वास्तव में कई पोस्टमार्टम की तस्वीरें दिखा दी, इससे पहले कि हमें उन्हें देखना था। तो कल्पना कीजिए, है ना, ये ओवरहेड मॉनिटर जैसे फ्लिप बुक स्टाइल में कुछ ही सेकंड्स में शायद आधा दर्जन तस्वीरों को दिखा देता है। और मैं बात कर रही हूँ पोस्टमार्टम की तस्वीरें जो पीड़िता के धड़ को दिखा रही थीं, खुली हुई छाती की गुहा, बाहें और टांगे फैलाई हुई, आप समझ रही हैं, साफ की हुई, और एक सिल्वर रंग की जांच टेबल पर रखी हुई। हैरानी से सांस खींचने की आवाज साफ सुनाई दी। एक रिपोर्टर जो कोर्टरूम में मेरे पीछे बैठी थी, आप उसकी प्रतिक्रिया सुन सकती थीं। आप देख सकती थीं कि हर कोई बहुत तीव्र, भीतर तक महसूस होने वाली प्रतिक्रिया दे रहा था। लेकिन डॉक्टर ग्रांट हो, जो अभी गवाही दे रहे हैं, वो बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम करके। उनके लिए ये उनका रोजमर्रा का काम है, ये बस उनके काम का एक हिस्सा है, और वो उसी तरह से सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसमें उनके लिए कुछ भी भावनात्मक, डरावना या भयानक नहीं है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि वो काम कैसा होगा। मेरा मतलब है, हे भगवान। ठीक है, तो आज का दिन बहुत अहम है। डेविड और सेलेस्टे के कथित अवैध संबंधों के बारे में बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। संभावित सफाई, शरीर के टुकड़े टुकड़े करने को लेकर भी बहुत सारे सबूत और गवाही दी गई है। जब असली हत्या की बात आती है, जब कथित हत्या की असली घटना की बात आती है, यही वो चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ग्रांट हो ने सेलेस्टे रिवास हर्नांदेज की मौत के कारण और प्रकृति पर क्या कहा? डॉक्टर ग्रांट हो की इस जिरह के दौरान अब बहुत बहस हो रही है, लेकिन उन्होंने मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय की वे जानकारियां दोहराईं जो पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। ये महीनों पहले जारी किया गया था, हमने इस पर रिपोर्ट की है, लेकिन इस बार उन्होंने हमें ऑटोप्सी से ऐसे दृश्य दिखाकर समझाया जो हमने पहले नहीं देखे थे। उन्होंने हमें वो सब बताया जो वे महीनों पहले जान चुके थे। उन्होंने 14 साल की सेलेस्टे रिवास हर्नांदेज की मौत का कारण और तरीका हत्या बताया, और उन्होंने उसकी मौत का कारण कई भेदक घावों को बताया। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प है वो ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह के हथियार या औजार से वे भेदक घाव हुए थे, और उन्होंने इसे नुकीले औजार से हुई भेदक चोट कहने से भी परहेज किया। तो वे ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी मौत निश्चित रूप से गोदे जाने से हुई थी, और इसकी वजह है शव का बहुत ज्यादा सड़गल जाना। उन्हें ठीक ठीक पता नहीं है कि कैसे या किस वजह से हुआ। बहुत कुछ जो उन्होंने पाया, जिसे हम अभी कोर्टरूम में देख रहे हैं, इन्हीं बहुत ही स्पष्ट प्रदर्शनों में दस्तावेज किया गया है। मैं आपको बताता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। इस मामले में अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विशेष परिस्थितियों के आरोपों में से एक यह है कि डेविड एंथनी बर्क ने व्यक्तिगत रूप से एक घातक और खतरनाक हथियार, एक तेज औजार का इस्तेमाल इस अपराध को करने के लिए किया। फिर भी आप कह रहे हैं कि डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ था। हमें ये निश्चित नहीं पता,
मुझे लगता है बचाव पक्ष के वकीलों ने इस बात पर कई बार खास जोर दिया। ये इस फर्स्ट डिग्री फेलिनी मर्डर चार्ज के उन पहलुओं में से एक है जो दिलचस्प है, जो अलग है, सही है। और अगर दोषी ठहराए जाते हैं तो धारदार हथियार से जुड़ा अतिरिक्त दंड भी हो सकती है। मुझे लगता है कैलिफोर्निया में ऐसा होता है, जिससे एक अतिरिक्त साल की सजा अलग से जुड़ सकती है। लेकिन वे 3 अतिरिक्त विशेष परिस्थितियां वे इस हत्या के मामले को मौत की सजा के लिए योग्य बना देती हैं। डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर को अभी भी कुछ बातें पूरी तरह नहीं पता, और बचाव पक्ष ने जिरह के दौरान इन सब बातों पर बहुत जोर दिया। उन्हें नहीं पता कि कौन सी भेदी चोट सबसे पहले हुई थी। पीड़िता के पेट पर एक घाव है और उसके बाएं सीने के किनारे पर भी एक घाव है। तो एक घाव शायद लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरा शायद पसलियों और डायफ्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। डिप्टी एमी नहीं बता सकती कि कौन सा घाव पहले हुआ। वो निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि ये घाव कुछ सेकंड के अंतराल में हुए थे या नहीं। वो नहीं बता सकती कि किस घाव से उसकी मौत हुई। वो ये नहीं बता सकती कि उन दोनों में से किसी भी चोट से सेलेस्टे को मरने में कितना समय लगा होगा। बहुत सी बातें हैं जो हमें बस पता नहीं है। और इसी वजह से बचाव पक्ष के एक वकील को कुछ ऐसा पूछने का मौका मिला जो हमने इस मामले में अब तक नहीं सुना था। उन्होंने इस गवाह, इस डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर से पूछा, क्या वो ये कह सकते हैं कि सेलेस्टे ने ये दोनों चाकू के घाव खुद को नहीं दिए होंगे? और उन्होंने कहा, इस ऑटोप्सी में अपनी जांच के आधार पर ये ऐसी बात नहीं थी जिसे वो पूरी तरह से नकार सकते थे। उस सवाल जवाब के बाद कोर्ट रूम की प्रतिक्रिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं कुछ लोगों को देख सकती थी। जैसे वे एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी भौहें उठी हुई थीं। मुझे ऐसा लगा और दिखा जैसे इस तरह के सवाल जवाब को देखने वाले लोगों को लग रहा था कि ये शायद बेतुकेपन की हद तक पहुंच रहा है। हो सकता है कि ये कोई ऐसी बात ना हो जिस पर जूरी विश्वास करे। आइए इसे एक पल के लिए समझते हैं। तो दूसरे शब्दों में, और ये इस हफ्ते डिफेंस की तरफ से जो हमने देखा उस पर आधारित है, वे संभवतः ये तर्क तैयार कर रहे हैं, अगर ये ट्रायल तक जाता है और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए, कि सेलेस्टे उसके घर आई होती, कुछ हुआ, उसने खुद को मार लिया या ओवरडोज ले लिया। डेविड घबरा गया और उसने उसकी लाश से छुटकारा पाने की कोशिश की। मेरा मतलब है, क्या आप वहां कुछ बुनियादी चीजें देखते हैं? भले ही उन्होंने कोशिश की हो, क्योंकि डिफेंस की अहम कोशिश यही रही है कि वे कह रहे हैं, अच्छा, ये सारी कथित खरीदारी, चेनसॉ, लॉन्ड्री बैग्स, बॉडी बैग्स, ये सब कुछ तब हुआ जब कथित तौर पर उसकी मौत हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि उसने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। क्या मैं सही समझ रहा हूं कि शायद यही वो बुनियादी बातें हैं जिन पर वे संभावित डिफेंस के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं? जैसी, मुझे नहीं पता कि डिफेंस सच में उसी दिशा में जा रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि ये उनके लिए इस प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अलग अलग सवालों की दिशा आजमाने का मौका है ना? देखना कि क्या असर करता है, देखना कि उनके लिए सबसे बड़े मौके कहाँ हो सकते हैं, ताकि वे अभियोजन पक्ष के केस में और ज्यादा कमियां पैदा कर सकें। मुझे नहीं लगता कि उस तरह के सवाल पूछने से कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन आज सुबह उन्होंने इसे इस तरह से पेश किया। मैरिलिन बिडनार्स्की ही थी जो डॉक्टर ग्रांट हो से ये सवाल पूछ रही थीं। वो पहले ये जानना चाहती थीं, क्या किसी शव परीक्षण करने वाले व्यक्ति के लिए ये जानकारी होना फायदेमंद है कि मृतक का कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है या नहीं? क्या ये जानना फायदेमंद है कि वे आत्महत्या की प्रवृत्ति रखते थे? क्या ये जानना फायदेमंद है कि वे नियमित रूप से नशा करते थे? तो इन सभी सवालों के जवाब में डॉक्टर हो ने संभवतः कहा। फिर उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपने मृतक के रिश्तेदारों से उन विशेषताओं के बारे में जानने के लिए कोई बातचीत की थी? उन्होंने नहीं की थी। तो फिर उन्होंने चोटों के बारे में पूछना शुरू किया, है ना? जो चोटें दर्ज की गई थीं, ये भीतर तक धंसे घाव, उनकी एक पसली में आई चोट,
उनके लिवर पर हुआ नुकसान। और बचाव पक्ष जानना चाहता है, आप जानते हैं। क्या आप निश्चित रूप से उन बातों को जो पोस्टमार्टम के दौरान देखी गई थीं, उन्हें ऊपर की त्वचा पर दिखने वाली चीजों से जोड़ सकते हैं? और क्या आपको ठीक-ठीक पता है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या आप निश्चित रूप से बता सकती हैं कि वो चोटें किसी और ने पहुंचाई थीं? और मेरा मानना है कि इसका व्यापक जवाब यही है कि शव के अत्यधिक सड़ने की वजह से बहुत सारी निश्चित जानकारी मिलना संभव नहीं है। डिप्टी एमए बस ये नहीं बता सकती कि ये कैसे हुआ या किसने उनके साथ ऐसा किया। मुझे नहीं पता कि क्या ये वास्तव में उस तर्क के लिए एक आधार बनेगा कि सेलेस्टे ने खुदकुशी की थी, लेकिन ये निश्चित रूप से जिरह की एक ऐसी दिशा है जिसे मुझे लगता है कि कोई भी तेज तर्रार डिफेंस अटॉर्नी इस मौके पर, इस प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, जिसे हम एक तरह का मिनी बेंच ट्रायल या ट्रायल की रिहर्सल कह रहे हैं, जरूर उठाएगा। यूं कहे तो मेरा मतलब है, अगर वे इस बात को लेकर भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि उसकी मौत को कितना समय हो चुका था, तो शायद वे ये सुझाव दे सकते हैं। क्या आप पक्का कह सकते हैं कि उसकी मौत उसी अप्रैल की रात हुई थी? इस बंदूक की गोली के घाव को लेकर जो बहस चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी दिलचस्प था क्योंकि ये नया था। और डॉक्टर हो ने अभी अभी गवाही के दौरान, जब हम लंच के लिए रुके, ये स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि जो उन्होंने देखा वो किसी भी वजह से हो सकता है। उनकी पसलियों पर, उनकी बाईं पसली में जो नुकसान हुआ, वो किसी भी चीज से हो सकता था। वो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो चाकू या किसी और नुकीले औजार से आया था। और वजह फिर से कि उन्होंने उसकी मौत का कारण पैटने वाले घावों को बताया, न कि किसी नुकीले औजार को, क्योंकि वे ये संभावना खारिज नहीं कर सकते कि उसे गोली का घाव लगा हो, उसके शरीर में एक बाहर निकलने वाला घाव के साथ। उन्हें सेलेस्टे की मौत की वजह पक्की नहीं पता। वहां चेन सॉ पर भी चर्चा हुई थी, है ना? तो मतलब कल और हाल के दिनों में हमें पता चला कि चेन सॉ इकट्ठा किए गए थे। जहां तक हमें पता है, उनकी खून जांच नकारात्मक आई है और लगता है एक चेन सॉ गायब है। चेन सॉ के इस्तेमाल से लेस्टे को यह चोटें पहुंचाने के बारे में, चाहे वो उसकी मौत का कारण हो या उसे मारने या उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल हुआ हो, आज चेन सॉ को लेकर क्या चर्चा हुई? तो गवाह ने उस सवाल का जवाब बहुत सावधानी से दिया। उन्होंने कई बार ये बात कही कि वो औजारों के मामले में विशेषज्ञ नहीं है। शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पावर टूल्स। उन्होंने कुछ सामान्य जानकारी जरूर दी कि किस तरह की चीजें पीड़ित के शरीर पर पाए गए कट्स का कारण बन सकती हैं। उन्होंने इसे किनारों पर साफ या चिकना बताया। मुझे लगता है कि यह भी सवालों के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि इन सभी घावों की बनावट सही है, ये मृत्यु के बाद सड़ने की प्रक्रिया के दौरान बदल गए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे नर्म ऊतकों या अंगों को काटा जाता है। आप ये एक स्केलेटन से कर सकते हैं। उन्होंने बताया हड्डी कैसे काटी जाती है। हड्डी काटने के लिए आप हड्डी काटने वाली आरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पसली काटने के लिए, इसके लिए आपको मूल रूप से हेज कटर जैसी कोई चीज चाहिए होगी। यही उन्होंने गवाही में कहा। फिर भी वो निश्चित रूप से ये पहचान नहीं सकते कि इस पीड़िता के अंगों को उसके शरीर से अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था। और स्पष्ट रूप से कहे तो अभियोजन पक्ष ने ना तो किसी विशेष हत्या के हथियार का उल्लेख किया है और ना ही यह बताया है कि संभावित हत्या के हथियार का क्या हुआ। उन्होंने नहीं किया है, अभी तक नहीं। हम जानते हैं कि डेविड के गराज में तलाशी के दौरान 2 चेनसॉ मिले थे, जो टेस्ला के फ्रंट ट्रंक में पीड़ित के अवशेष मिलने के लगभग 1 हफ्ते बाद की गई थी। हम जानते हैं कि उन दोनों चेनसॉ पर खून के निशान नहीं मिले थे। कीड़ों की गतिविधि कैसी है? ये एक और बात थी जिस पर मुझे लगता है कि आज सुबह कोर्ट रूम में एक साफ प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। डॉक्टर हो ने बताया कि जब उन्हें ये केस पहली बार मिला और वे पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे थे, तब पीड़ित के अवशेषों के चारों ओर कीड़ों के लार्वा शुरुआती अवस्था में थे। मुझे लगता है ये पीड़िता के माता-पिता के लिए अच्छी सुबह थी, जो इस प्रारंभिक सुनवाई के ज्यादातर हिस्से में कोर्टरूम में बैठे रहे हैं, आज वहां नहीं थे। लंच पर जाते हुए मैंने उन्हें हॉलवे में देखा। वे यहाँ हैं। वे कोर्ट हाउस में हैं।
लेकिन उन्होंने इस गवाही के लिए आज सुबह वहां बैठने का चुनाव नहीं किया। मुझे लगता है कि ये उनकी तरफ से समझदारी भरा कदम था।